माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने दिन गायब रही हूँ मैं, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे। मेरी वालिदा मोहतरमा का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे उनको टाइम देना था। इस वजह से मैं सोशल मीडिया को टाइम नहीं दे पाई। हाँ, बट मैंने सोशल मीडिया को देखा ज़रूर है। वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है, फैमिली सबसे फर्स्ट होती है। तो इसी वजह से मैंने प्रेफर यही किया कि काम बाद में, पहले अपनी मदर को देख लेते हैं। बट आज बहुत ही मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, तब आपको बोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मैं अब इस केस के ऊपर दोबारा बात नहीं करूँगी, ठीक है। अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मजबूर कर देते हैं आपको बोलने के लिए, आपको मतलब एक क्रिटिसाइज़ करने के लिए। बाद में कहते हैं जी आप हम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम पे आवाज़ उठाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप किसी को झूठा झूठा कह के किसी को इतना इस कदर मजबूर कर दें कि वो ऐसा फ़ेल कर बैठे कि जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे माशरे में हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुज़ुर्ग यही कहते रहे कि कुरान पाक को पढ़ने की किताब है, अल्लाह ताला ने पढ़ने के लिए उतारी है। ये कस्में खाने के लिए नहीं है कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कुरान पाक को कभी भी अपने हाथ में ना लो। और ये कि कुरान पाक को अगर सच्चा भी उठाते हैं तब भी कुरान पाक की मार पड़ती है, और झूठा भी उठाते हैं तब भी। तो मेहंदी साहब को इस कदम मजबूर कर दिया गया कि वो इस इंतहाई कदम पे पहुंचे कि उन्होंने आज कुरान पाक उठा दिया। और ये मैं आधी रात को ये वीडियो देखती हूँ और मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और मैं यही सोचती हूँ कि किस कदर मजबूर बेबस बाप जो अदालत में मैंने देखा था, और तब मेरा दिल खून के आंसू रोया था कि किस कदर बेबस हैं वो लोग कि जिनकी बेटी उनकी आंखों के सामने पर वो अपनी बेटी को छू तक नहीं सकते। क्यों? उनको इजाज़त चाहिए, ठीक है। परमिशन मिली मुलाकात की, वो भी एक मखसूस टाइम के लिए, उसमें भी प्रॉपरली अपने मतलब एक प्राइवेसी में नहीं मिल सके। और उसके बाद जी बहुत ज़्यादा जी उनको झूठा कुछ ज़्यादा नहीं, बस गिने चुने यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं। और चलें वो तो चले मान लिया, अब उन्होंने कुरान पाक उठा लिया है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगला बंदा सच्चा है या झूठा है, ठीक है, व्हाटएवर। उन्होंने कुरान पाक उठा लिया तो हमें उस पर यकीन करना है, ये हमारा ईमान हमें बताता है। तो हमने यकीन कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने जो बगावत की, सच की, आप मुझे एक बात, आपने भी कुरान पाक उठा के उस पर वीडियो बना दी। आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनलिज्म में ये सब कहाँ आता है? आप तो उनके साथ पर्सनल हो गए, इस कदर पर्सनल हो गए, कहते हैं कि लोग आप पे पर्सनल गए हैं। आपका ये जो मौक़िफ़ था कि लोग आप पे पर्सनल हुए, तो इसकी वजह से आप उन पे पर्सनल हो गई हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना, वो तो एक तो केस से हट के आप बात कर रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में जा रही हैं, उनकी फैमिली को पॉइंट आउट कर रही हैं। इस केस से तो सबका किसी का लेना देना ही नहीं है कि वो किसकी औलाद है क्या नहीं है, उसने शादी कैसे की। लव मैरिज हमारे माशरे में एक आम चीज़ है, पर ऐसे भाग के लव मैरिज और ऐसे छोटी माइनर बच्ची की लव मैरिज जिस पे सबको इशू है, ठीक है, ये हम अपने माशरे को क्या दे रहे हैं? हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या दे रहे हैं कि एक रोल मॉडल बना रहे हैं कि 14 साल 13 साल की बच्ची भाग जाओ घर से और शादियाँ कर लो। बच्ची कहती है इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू उसने दिया, वो कहती है, सबसे पहला उसका जो बयान आया, वो कहती मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ और मैंने अपने जो है एक कोर्ट मैरिज कर ली ज़हीर अहमद के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ, ठीक है। उसका फर्स्ट बयान था। उसके बाद जी उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी वो 17 ईयर्स की डिक्लेयर होती है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है किसी को भी लिख देना। वो कोई कंफर्म नहीं है, कोई ऐसे ऑथेंटिक नहीं है कि हम उस पर ट्रस्ट कर लें। जब आप नादर के डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते तो हम भी उस मेडिकल रिपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। वो बच्ची नज़र आती है, छोटी है, माइनर है, ठीक है। और इतने से बच्चों को बुलाना, फिसलाना, उनकी बातों में लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी आंखों देखा वाक़या है कि हमारी अपनी फैमिली में है, माँ बच्ची को मारती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ बच्ची को मारती है। बच्ची ये 13-14 साल की है। और जब बच्ची से पूछा जाता है ना कि मम्मा ने मारा है, बच्ची कहती नहीं मम्मा तो मुझे नहीं मारती, मम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा बच्ची को मार पड़ते हुए, उसके बालों से खींचा, मारा, और बच्ची कह रही नहीं मारा मुझे। वो आके कहती मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती, मम्मा ने मुझे नहीं मारा। तो इसको क्या कहेंगे कि मैं झूठ रही हूँ, मेरी आंखों ने झूठ देखा है क्या? कि मतलब बच्चों को प्रेशराइज करके बच्चों से कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसकी उस वक्त 1 पॉइंट नहीं थी उसके ऊपर तो वो बोल रही थी, तो इसका मतलब वो सच बोल रही थी। आप किसी के घर जाके 2-3 घंटे बैठ के ये अखज़ नहीं कर सकते कि वो बंदे कैसे हैं। मेरी आंखों के सामने एक और वाक़या भी गुजरा है
कि एक फैमिली जिनको हम बहुत करीब से जानते, बहुत इस्लामी, बहुत नेक लोग, कुरान पाक, नमाज, कुरान, पर्दा पाबंद, पर्दे वाले के हर चीज़ के पाबंद, नमाज कुरान पढ़नी, बहुत नेक लोग, बहुत शरीफ लोग हमारे नेबर्स में आते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। हमारी भी अच्छी इस्लाम दुआ हो जाती है कि शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेवा खतून हैं, बच्चे हैं उनके, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है। और कुछ अर्से बाद उनके घर के बाहर रेंजर्स खड़ी होती हैं, फुल नाका, फुल टाइम सिक्योरिटी के, पता नहीं क्या कौन से दहशतगर्द हैं यहाँ पे। और बाद में ये बात खुलती है, वो लोग जो हमारे दरमियान में रहते थे, जिनको हम बहुत नेक और बहुत अच्छा समझते थे, वो दहशतगर्द थे, वो जो कि खुद कुछ हमले करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, वो उन ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं, जिनको हम इतने साल रह के नहीं जान सके, आप 3-4 घंटे में किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि जी वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, वो बहुत अच्छे, बहुत शरीफ लोग हैं? हम नहीं जज कर सकते। वो बड़ों की कहावत है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, दूर दे टोल समाने, कि आप किसी को भी, मतलब जो जहाँ कोई रहता है ना, वो सबसे बेहतर जानता है, ठीक है। और बच्चों को प्रेशराइज करके बच्चों से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे माशरे में ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीज़। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी एडमिट नहीं करूँगी कि जी वो अपनी, अच्छा मान लिया वो अपनी मर्ज़ी से बोली, वो मान लिया वो अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर गई है। बच्ची कहती है कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, और मेरी तस्वीरें पुरानी दिखा रहे हैं, अब मैं 17 साल की हो गई हूँ। बच्चे, आपने तो अपने मुंह से बोला कि 2006 की पैदाइश है, तो उस लिहाज से तो अब 16 ईयर्स की हुई हो, 16 ईयर्स और ये 2 मंथ की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप हो, ठीक है। और आपका कहना ये है कि आप 17 ईयर्स की हो, 17 ईयर्स की तो आप होती ही नहीं हो। जब आपका निकाह हुआ है, बकौल निकाह, जो कि बातिन निकाह करार दिया है, क्योंकि वली के बगैर निकाह नहीं होता, उस निकाह की वक्त आपकी एज 15 एंड समथिंग थी, ठीक है। शरई लिहाज से भी निकाह जायज़ नहीं है, कानूनी लिहाज से भी निकाह जायज़ नहीं है। हम सबको जो इशू है वो यही है कि हम अपने माशरे को सुधारना चाहते हैं। हमें मसला यही है कि एक छोटी माइनर बच्ची को ऐसे भुला फुसला के घर से लेके गए, मान लिया ये किडनैप नहीं है जी, उसको घर से उठा के नहीं लेकर गए, ठीक है, घर के अंदर घुस के कोई नहीं लेकर गया, पर उसको ऐसा ट्रैप किया कि वो घर के बाहर गई है, तो उसको ट्रैप करके लेकर चले गए, ठीक है। एक 11 साल की बच्ची के साथ आपको अफेयर करते हुए शर्म आनी चाहिए। 11 साल की बच्ची को फुसलाते हुए, बहलाते हुए शर्म आनी चाहिए कि 11 साल की बच्ची है वो, ठीक है। और 3 साल से आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं 3 साल से हमारा था रिलेशन। क्या आप माशरे में हमारे क्या मैसेज दे रहे हैं? और सबको ये नहीं है कि जी आपने भी कुरान उठा लिया, जी मान लिया, हम आपकी बात पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं कि जी आपने कोई उनको नहीं पट्टियाँ पढ़ाई, कुछ नहीं किया, प्री प्लान इंटरव्यू नहीं था, और जो क्वेश्चन किए उसके आंसर दी। बट हमें जो इशू है वो ये है कि जो क्वेश्चन किए जाने थे वो क्वेश्चंस नहीं किए गए। क्वेश्चन जो किए गए वो उनके, मतलब एक और हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उनका कहना ये है कि जी जब इंटरव्यू, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, मैंने इंटरव्यू में उनका खुद सुना है कि कहते हैं कि आप जाएँ दुआ ज़हरा का इंटरव्यू लेने के लिए, आप बताएं कि हम आपसे यही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आप उनकी मर्ज़ी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंटरव्यू देंगी। उनकी अपना ये बात है कि मतलब वो, आप अपनी मर्जी के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि प्री प्लान इंटरव्यू नहीं था? आप किसी का पर्सनल जा रहे हैं, इस केस को केस की तरह लेके चले। जो मेन केस है ना वो ये है कि एक बच्ची जो माइनर है वो घर से निकली है, घर से अगवा हुई है, वट एवर, ठीक है, वो घर से गई है, उसका निकाह कर दिया गया, जो कि जिस तक कानूनी शरई लिहाज से जायज़ नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज़ है जिस पे वो स्टैंड लिए हुए उनके वालिद साहब, ठीक है। और इस सब में ये कहीं पे भी नहीं आता वालिद साहब लेपालक हैं, ये वालिद साहब के भाई ने ये किया, उसके घर में ये आके रहा। तो ऐसा हुआ करता है जब आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं ना, आपकी फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव कोई आता है उस शहर में, तो आके अगर 1-2 दिन आपके घर स्टे कर लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और वो तमाम चीज़ें जो अब वो इतना मजबूर हो गए, कुरान पाक उठा के कह रहे हैं, तो वो सच कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक को अंदर लाए हैं। हम कोई नहीं होते अब उन पर करने वाले कि जो वो झूठे हैं। अभी बहुत से ऐसे लोगों के जिनके दिमाग में फतूर भरा हुआ है, वो अभी भी आगे कमेंट सेशंस में यही बोलेंगे कि जो वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। तो कहाँ के मुसलमान हैं आपके, आपको कुरान पाक पे यकीन नहीं, अगले ने कुरान पाक उठा लिया तो आप उनको फिर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर दूसरी तीसरी बात ये भी है कि हम आपकी बात पे भी सारे एग्री करते हैं कि जी आपने जो है, आपको किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट आपने पर्सनल अटैक्स किए हैं, इस चीज़ को एडमायर करें आप कि हाँ जी आपने किया है ये सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद वो रिएक्शन आया है। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आपने इतना मजबूर किया उनको कि वो कुरान पाक को अंदर लेकर आए हैं, और आपने उसके बावजूद आपके पेरेंट्स ने आपको, आपके बकौल आपने ये बात की कि मेरे पेरेंट्स ने कहा सच पर डटी हो तो डट जाओ, सच बोल रहे तो डट जाओ।
डटना और ढीठ होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आप ढीठ बन के उनके पीछे पड़ी रही हैं। आपने नहीं देखा कि आपको इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आपको वो भी कुछ है, आपको होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं या कोई आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है, तो आप उनके किसी फेक आईडी के थ्रू उनके पास चले जाएं और जाके उनको पॉइंट आउट करके आ जाएं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। तो आपका, मेरा नहीं ख्याल कि आपका इन सब के जवाब में, मतलब ऐसे लग रहा है कि दवाज़ाला का उसकी वालिद का केस नहीं है, ये उस यूट्यूबर का और वालिद का केस है कि उनके पूरे पर्सनल ग्रजेज हैं जो निकल रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसके जवाब में आपने भी कुरान पाक को अंदर ले आई हैं। जब आपके पेरेंट्स ने आपको कहा था कोई आपकी गर्दन पे तलवार भी रख दे तो आपने कुरान को नहीं उठाना, तो जब आपके पेरेंट्स की सच वाली बात पे आप कायम रही तो आप इस बात पे कायम क्यों नहीं रही? आप क्यों कुरान पाक को अंदर ले आई? ठीक है, वो बहरहाल वो आपका फेल है, आप जाने, अल्लाह जाने, हम कोई नहीं होते इस बारे में कोई बात करने वाले, ठीक है। अब ये मामला अल्लाह के हाथ दिया तो अल्लाह ताला ही इसका बेहतर फैसला करेगा। बट मैं यही कहूँगी कि जो वो बच्ची है अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रही है, तो आपका बड़े होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते आपका काम बनता था उसके सख्त सवाल किए जाते, ठीक है। उससे बहुत ही पोलाइटली बात हुई और मेहंदी साहब पे तरह तरह के नाम, उन पे उंगलियां, मक्का फाते अमल का फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती, ठीक है। किसी के मक्का फाते अमल है ये, अगले ने शादी की, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। घर से भाग कर माँ बाप को रोल के, माँ बाप की इज्जत को तबाह करके, पूरी दुनिया में माँ बाप को रुसवा करके शादी करना गलत है, माशरती लिहाज से भी, इस्लामी लिहाज से भी। और अगर इस पर कोई बात करता है तो कोई गलत बात नहीं करता, बिल्कुल सही हक सच पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र है। अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने लिए बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र है। कल को बड़े होंगे, माशरे में हम क्या रोल मॉडल दे रहे हैं लोगों को? हम निकले, अगर हम आवाज़ उठाए तो हम इस वजह से उठा रहे हैं कि हमें माशरे में ऐसी मिसालों को कायम नहीं करना, ऐसे लोगों को हमने प्रमोट नहीं करना। और आप उल्टा उनको यूट्यूब चैनल के मशवरे हैं, यूट्यूब चैनल बनाएं और मतलब उनको एक सेलिब्रिटी बनाएं और वो लाखों कमाएं बैठ के, और लोग के वाच घर से बाकी भी बंदा ये जॉब कर लेता है, मतलब काम कर लेता है यूट्यूब पे और लाखों कमाता है बैठ के, तो इसमें कोई मसला नहीं, तो बहुत अच्छा काम है कि मतलब लड़का कुछ कमाता है, ना भी हो, नखट्टू हो, नकारा हो, डाकू हो, चोर हो, कातिल हो, ठीक है, भाजो आप शादी कर लो, उसके बाद यूट्यूब चैनल बना लो जी, आपका चैनल चल जाएगा, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगा और जो आप सो कॉल आपका प्यार है वो भी आपको मिल जाएगा। बच्चे, माँ बाप को रोल के ना कोई भी खुश नहीं रहता, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाके भी ये बयान दो ना, पर मेरा तो ये, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे नादरा इतना एहसास अदारा जिसके ऊपर हम पूरा दिन लग के हम अपने आईडी कार्ड अपने बेफॉर्म बच्चों के बनवाते हैं, अपने निकाह रजिस्टर करवाते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी गई, जबकि डॉक्यूमेंट्स के होते हुए कोई मेडिकल बनाने तुक नहीं बनता। आपको ये पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये आपके पेरेंट्स ने आपको ये बताइए, आपको ये नहीं पता कि आपका सन ये, आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि आप कब पैदा हुई हैं? ये आपके पेरेंट्स ने आपको बताया आप कब पैदा हुई हैं। आप बात करती हैं कि जी वो आपकी तस्वीरें पुरानी शेयर कर रहे हैं, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, उसमें आपको याद है कि आपकी छोटी सी बहन भी उसमें दिखाई गई है जो कि अब 2 साल की है, उस वक्त साल, सवा साल, 1.5 साल की, मतलब आज से 6, 7, 8 महीने पहले की तस्वीरें, जिसको 6, 7, 8 महीने पहले आप 14 साल की हो और अब आप 17 साल की होगी। आपकी ज़ुबान पे हम कैसे यकीन कर लें कि जब आपने पहले इंटरव्यू में अपने कहा कि आप 18 साल की हैं, उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट में 17 साल आया तो अब 17 साल की, और जुनैरा माम के साथ जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें आपने बात की कि आप 2006 की पैदाइश है, तो उसमें आप 16 साल की बनती हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, सॉरी 2008 की पैदाइश है, 2008 के हिसाब से आप बनती हैं 16 साल की, तो 16 साल की अगर बनती हैं आप, सॉरी 2008 में आपने, फादर का कहना ये है, और 2006 में आपकी पैदाइश है आपके बकौल, और 2006 के लिहाज से अगर आप बनती हैं तो 16 साल की, तो 16 साल के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ ठीक है, जायज़ है। 16 साल की बच्ची का भी तुक नहीं बनता। शादी ऐसा काम है जो कि होके रहनी है, आप जिस मर्जी एज में चले जाओ, ये ऐसा काम नहीं। एक हो ना पढ़ाई के लिए लड़ो, जिद करो, पढ़ना है मैंने, क्योंकि सब पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं, पर सब पेरेंट्स शादी ज़रूर कर देते हैं आपकी। और शादी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शादी का अंजाम एक ही होता है। शादी का लड्डू ऐसा है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है, ठीक है। ऊंच नीच हर घर में होती है। आज आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया तो आप घर से छोड़ के चले गए, कल को ससुराल में कोई कुछ कह देगा तो वहाँ से भी निकल जाना, ठीक है। ये कोई तरीकाकार नहीं होता। और मेरा, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो माँ बाप कहते हैं कि जो सख्ती करते हैं बच्चे भाग जाते हैं, जो माँ बाप सख्ती करते हैं ना, बच्चों की जान निकलती घर के बाहर कदम रखते हुए कि माँ बाप को पता चल गया तो माँ बाप ने हमारी टांगें तोड़ देनी है। ये बच्ची लाडो और नखरों में पली हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जो भी है, बट मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही दुख हुआ है कि
इस कदर किसी को मजबूर कर देना कि अगला बंदा कुरान उठाने पे मजबूर हो जाए और आप अपनी सफाइयाँ देने के लिए आप भी कुरान उठा लें। हम आपकी बात पे भी यकीन कर लेते हैं कि आपने किसी को पट्टी नहीं पढ़ाई, पर आप ये बात नहीं कर सकती कि अगले बंदे बहुत नेक है, बहुत शरीफ हैं। 3 घंटे में किसी को भी हम जज नहीं कर सकते। किसी के घर जाओ, हम किसी के गेस्ट जाते हैं ना, कभी भी अपनी असलियत दिखाता नहीं है, ठीक है। तो दुनिया के कहते हैं कि कंघी के एक तरफ धंधे होते हैं तो दुनिया के 2 तरफ धंधे होते हैं। तो ऐसे ही होता है कि किसी को भी हम जज नहीं कर सकते। अब अभी रिसेंटली जो केस हुआ है साजिदा तस्नीम का, बच्ची, उस बहन की शादी को 32 साल उसकी एज हो गई है, ठीक है। 2011 में उसकी शादी हुई है और इतने साल शादी के बाद भी, अब देख लें 2011 से लेकर 2022 तक, ठीक है, 11 साल शादी रही है उसकी। 3 बच्चे अगली ने पैदा किए हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो अपने ससुराल को जज नहीं कर सकी कि एट द एंड ससुर उसको कत्ल कर देता है कुल्हाड़ों के साथ, ठीक है। तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते जिसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा, 3 बच्चे दिए, इतना हिस्सा, और इसके अलावा उसने मेहनत की है, वो तब उसके नहीं बने, तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। नूर मुकद्दम का केस देखिए, लव मैरिज को प्रमोट किया, नूर मुकद्दम भी प्यार के सिलसिले में उसके घर गई थी और अगली का कत्ल हो गया, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत वगैरह का अंजाम यही होता है। मोहब्बतें वही अमर रही हैं, हीर राजा लैला मजनू जिसकी इस इंटरव्यूज में मिसालें दी गई हैं ना, वो मोहब्बतों के नाम आज तक इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो मिले नहीं। अगर वो मिल जाते तो शायद उनके भी लड़ाई झगड़े होते और उनका भी कोई नाम लेने वाला ना होता। वो भी अमर इस वजह से हुए क्योंकि वो मिले नहीं हैं। जहाँ पे मोहब्बतें मिल जाती हैं ना, वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बतें कायम रहती हैं, कहीं की रहती भी होंगी, ठीक है। बट जहाँ तक अगर देखा जाए, जितनी भी लव स्टोरीज है जिनको हम करते हैं, नाम लेते हैं और उसकी मिसालें देते हैं, उनमें से कोई भी मोहब्बत मिली नहीं है। वो इनकम्प्लीट मोहब्बत हैं जिनको मिसालें देते हैं। ये मिलने वाली मोहब्बतें, ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। तो मुझे बहरहाल बहुत दुख हुआ मेहंदी साहब के लिए। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, ठीक है। उस बाप को इस कदर मजबूर मत करें। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि जी, जब केस का एंड टाइम था, केस के अगले दिन समाअत थी, उस दिन उसके निकाह की वीडियो कर दी गई वायरल। उसके बाद जी उसका बर्थडे की वीडियो वायरल कर दी गई, तस्वीरें वायरल कर दी गई। उसके बाद अब ये इंटरव्यू, फिर पहला इंटरव्यू, ये सब चीज़ें हैं ना, जो मैं इस नतीजे पे पहुंचती हूँ कि सब चीज़ें जो है ना मेहंदी साहब को कमज़ोर करने के लिए है, उनके साथ जो लोग खड़े हैं ना उनको पीछे करने के लिए, ताकि वो उनके साथ लोग ना रहें और कमज़ोर हो जाएं वो, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी सपोर्ट मेहंदी साहब के साथ हैं। वो हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।